हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन जो है सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स फ्रीडल और उनके अमेरिकन साथी साइंटिस्ट जेम्स क्राफ्ट्स के द्वारा 1877 में डिस्कवर किया गया था। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन में जो एरोमेटिक रिंग है उसमें एल्काइल ग्रुप को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोजन को हटाकर या प्रतिस्थापित उसको एल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। In this reaction, alkylation of benzene ring is done with alkyl halide. इस अभिक्रिया में बेंजीन रिंग का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जो कि कोई स्ट्रॉन्ग लुईस या प्रबल लुईस अम्ल जो उत्प्रेरक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस अभिक्रिया में, और अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है, यानी बेंजीन में कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है और हाइड्रोजन उसमें से हट जाता है। तो इसीलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो लुईस एसिड कैटलिस्ट हैं वो फेरिक क्लोराइड हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, इसके अलावा जिंक या टिन के जो हैलाइड्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो रिएजेंट्स हैं वो एनहाइड्रस यानी निर्जलीय होने चाहिए। एनहाइड्रस या निर्जलीय लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं वो रिएक्शन होती है। इसके अलावा दूसरे जैसे फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड के अलावा जो दूसरे मेटल रिएजेंट्स होते हैं, मेटल लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इन जनरल हम MXN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ जो M है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो है वो हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, और हैलोजन एटम्स की कितनी संख्या है उसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही को लुईस एसिड कैटलिस्ट जो है वो मदद करते हैं बनाने में। कैटलिस्ट यानी अभिक्रिया के शुरुआत में यूज़ होते हैं, और अभिक्रिया के अंत में ये वापस हमें एज सच जैसे है वैसे के वैसे वापस प्राप्त हो जाते हैं, यानी ये यूज़ नहीं होते, वापस हमें इनकी प्राप्ति अभिक्रिया के बाद हो जाती है। इसीलिए इनको कैटलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन को होने में मदद करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट होने में मदद करते हैं, या रिएक्शन को अंजाम तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं। लुईस एसिड कैटलिस्ट की खासियत यह है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ हैं और इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। फ्री कार्बोकैटायंस आर नॉट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स। जो लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर है वो एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन है, और लुईस एसिड उसे बनाने में मदद करता है। लुईस एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसलिए एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है और हैलोजन में क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि इस एग्जांपल लुईस एसिड का जो ये एग्जांपल हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो वो जो है क्लोरो ग्रुप के या हैलोजन के जो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके ऊपर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और इस तरह से वो बंध बनाता है। और जो एल्काइल हैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन न्यून कम हो जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की का घनत्व, और जो लुईस एसिड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है। और फिर उसके बाद ये अभिक्रिया इस तरह से होती है, जब रिएक्शन होने वाला होता है प्रतिस्थापन, ठीक उससे पहले ये R+ के रूप में यहाँ से, यानी कार्बोनियम आयन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में से ये निष्कासित हो जाता है, और
आप देख सकते हैं कि एक और हैलोजन जो एल्काइल हैलाइड का हैलोजन है उसको क्लोरो लेकर निकल जाता है, एल्यूमिनियम लुइस एसिड लेकर निकल जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो इस प्रकार से कार्बोनियम आयन इतनी आसानी से नहीं बनाते, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन है उनका स्थायित्व कम होता है, जबकि टर्शरी कार्बोनियम आयन क्योंकि ज़्यादा स्थायी होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी या प्राथमिक व द्वितीयक कार्बोनियम आयन के तुलना में, इसलिए टर्शरी कार्बोनियम आयन आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बन जाते हैं। और हमें मालूम है कि लुइस एसिड कैटलिस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, इसीलिए ये एल्काइल हैलाइड के लोन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये स्टेप 2 में जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। ये इलेक्ट्रोफाइल जो पहले स्टेप में बना है वो अब बेंजीन के रिंग के ऊपर आक्रमण करता है। का जो रिंग है वो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है। हमें मालूम है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर हैं, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसकी ओर आकर्षित होता है। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई बंद हैं वो क्योंकि वीक बंद हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ बंद बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड था जो कि अब यहाँ पर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने एल्काइल जो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये कार्बोनियम आयन है उससे उसने बंध बनाया, और इस तरह से कार्बोनियम आयन के कार्बन और बेंजीन के कार्बन इन दोनों के बीच में ये नया बंध बना है। और साथ ही साथ ये जो पाई बंध है वो यहाँ का वो टूट गया, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है। +1 और 0 मिलकर +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +1 चार्ज जो है इस बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर आ गया है। अब ये जो बेंजीन रिंग रहा नहीं, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है, और ये जो आयन बना है वो एरेनियम आयन मध्यवर्ती के नाम से जाना जाता है। एरेनियम आयन मध्यवर्ती में क्योंकि संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, संयुग्मित द्विबंध हैं, संयुग्मित यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से एकांतरित द्विबंधों की श्रृंखला इसके अंदर की चेन इसके अंदर है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है, और ये जो प्लस चार्ज है वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होता है। इस तरह से प्लस चार्ज का विस्थापन होता है, और ये जो मध्यवर्ती एरेनियम आयन है वो स्थायी होता है, यानी अभिक्रिया सामने की ओर जाती है। स्टेप 3 में, तीसरे स्टेप में जो ये एरेनियम आयन मध्यवर्ती बना है इसमें जो एक ही अनस्टेबिलिटी वाली बात है, अस्थायित्व की बात है कि इसका जो एरोमेटिकता है वो ख़त्म हो गया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। इसमें सिर्फ 2 पाई बंध बचे हैं यहाँ पर। तो इसकी एरोमेटिकता को पुनः प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन आयन का H+ के रूप में निष्कासन हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन के बीच में छोड़ जाता है, और इस तरह से पाई बंध का निर्माण होता है। क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड पहले से ही है, एक और बंध बना तो पाई बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के यहाँ से निष्कासित हो गया प्रोटॉन के रूप में, H+ के रूप में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है AlCl3 से जो हमें AlCl4- प्राप्त हुआ था उससे दोबारा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट प्राप्त हो जाता है, और ये जो H+ है वो Cl- के साथ ये जो यहाँ से Cl निकला है एक क्लोरो, उसके साथ ये पेयर अप हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेप के आखिर में जो एल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापित हुआ हमें दिख रहा है, और ये उत्पाद है हमारा मुख्य उत्पाद एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग जो रिंग था यहाँ पर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं था, एरोमेटिकता इसकी ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पर एरोमेटिकता पुनः इसमें आ गई है। इस वलय को एरोमेटिकता वापस मिल गई है, और तो ये एरोमेटिक प्रोडक्ट है, तो स्थायित्व की ओर ये रिएक्शन बढ़ा।
आपको ये भी मालूम है कि जो एल्काइल ग्रुप है इसका जो प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन विस्थापन वो प्लस आई प्रभाव यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा ये वलय को इलेक्ट्रॉन देता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर हाइड्रोजन हो, इस अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी अगर ये जैसे से फॉर एग्जांपल ये CH3 ग्रुप हो, तो ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ यहाँ पर अगर जुड़े हुए हैं जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है उस कार्बन पर, यानी R की जगह यहाँ CH3 अगर हो, तो ऐसे केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मता के द्वारा हाइपर कॉन्जुगेशन अति परसंयुग्मता के द्वारा भी ये जो एल्काइल ग्रुप है बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन धकेलता है। तो प्लस आई प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों के द्वारा एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बढ़ने के साथ ही बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण और आसान हो जाता है। तो इसीलिए आमतौर पे जब हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो मोनो प्रतिस्थापित यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन न रहकर इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता बेंजीन की तुलना में इस रिंग में ज़्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल और आक्रमण करता है। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप एक न रह के इसमें पैरा सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, फिर इसके अंदर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन भी और हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी अगर वह बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप तो आने वाले समूह को वो ऑर्थो और पैरा की ओर निर्देशित करेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व खास तौर पे बढ़ा देता है हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा, अति परसंयुग्मता के द्वारा। तो इस बात को जानते हुए आइए देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन की कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। पहली बात तो यह है कि एल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जो एल्काइल ग्रुप है वो सक्रियणकारी समूह है और ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई प्रभाव और उसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन पर और इलेक्ट्रॉन्स स्नेही आक्रमण आसान हो जाता है और इसी कारण से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो उसका एल्काइलेशन फर्दर एल्काइलेशन और भी एल्काइलेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह से यानी पॉली एल्काइल बेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यानी अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमें न प्राप्त होकर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के द्वारा हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि इसकी एक कमी है। आइए देखते हैं दूसरी सीमा इसके क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि अगर ये समस्या है तो मोनो एल्काइल बेंजीन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मोनो एल्काइल बेंजीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन भी होता है, उसमें एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और एसाइल ग्रुप जो है वो RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं, यानी RC डबल बॉन्ड O Cl, ये समूह जो है एसाइल समूह ACYL एसाइल समूह इसे कहा जाता है। और ये जो एसाइल समूह है वो लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में इससे जो एसाइलियम आयन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। एसाइलियम आयन मध्यवर्ती कहते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C के ऊपर प्लस। तो ये जो एसाइलियम आयन बनता है वो ये भी एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और उसके आक्रमण के द्वारा यहाँ पर RCO ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है। इससे पहले हमने एल्काइलेशन देखा था। एल्काइल में जो आक्रमणकारी समूह है वो कार्बोकैटायन है और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में ACYLATION एसाइलेशन रिएक्शन में ये रहा एसाइलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट्स
ये नाम लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स, और उसके बाद आप लिख सकते हैं एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन में जो है एसाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे जुड़ गया, और फिर इस एसाइल बेंजीन का क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जो कि एक सिलेक्टिव रिडक्शन है। सिलेक्टिव रिडक्शन का अर्थ है चयनात्मक अपचयन। चयनात्मक अपचयन है इसमें, CO का ही इसमें रिडक्शन हुआ है, और जो ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स हैं उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के अगर एक से ज़्यादा समूहों का या एक से ज़्यादा ग्रुप्स का, एक से ज़्यादा प्रकार के ग्रुप्स का अगर अपचयन हो सकता हो, संभव हो, लेकिन किसी एक का ही अपचयन हो रहा हो, तो ऐसे अपचयन को, ऐसे रिडक्शन को चयनात्मक रिडक्शन, चयनात्मक अपचयन या फिर सिलेक्टिव रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा केवल C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस या अपचयित किया गया, और इस प्रकार से अल्काइल बेंजीन हमें प्राप्त हो सकता है, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन के द्वारा संभव नहीं होता है। हम इसकी दूसरी कमी देखते हैं। देखिए एल्काइल एन एल्काइल हैलाइड्स का अगर हमने इस्तेमाल किया, जो कि अगर जिनके जो चेन की संख्या, जो एल्काइल हैलाइड अगर लंबी चेन है, चेन में कार्बन की संख्या अगर अधिक है, देखिए इसमें 3 या 4 कार्बन है, तो ऐसे में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन के, प्राइमरी कार्बोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण के द्वारा नहीं होता है, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखिए इसके यहाँ पर प्लस लगेगा, इस AlCl4 साथ में बना हुआ है। नोट्स बनाएं तो यहाँ पर प्लस का निशान ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के द्वारा जो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, अगर ये जैसे ही बनता है वैसे ही इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र 1-2 ट्रांसफ़र हुआ, यानी पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर चला गया हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये इस वाले ये जो CH2 कार्बन है CH कार्बन में परिवर्तित हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के रूप में परिवर्तित हो गया है। हमें मालूम है कि ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है उसका स्थायित्व कम है, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का ज़्यादा है, और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन अब जाकर वो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही आक्रमण करके इस प्रकार से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन वाला जो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है, वो बेंजीन रिंग पे होता है, ना कि इस लंबे चेन का। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी लुईस एसिड कैटलिस्ट, या जो भी लुईस एसिड कैटलिस्ट का हमने इस्तेमाल किया, या 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना, जो कि यहाँ एरो लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे नोट्स बनाते वक्त। तो ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये देखिए आप सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित यानी रीअरेंज हो गया है। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वह बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण करेगा, न कि ये वाला कार्बोनियम आयन। यानी जिस प्रकार का हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी हो और उसमें रीअरेंजमेंट की 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट यानी 1-2 पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन का शिफ्ट, या पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर एल्काइल समूह का शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट की वजह से यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी या टर्शरी में परिवर्तित हो सकते हैं, तो रीअरेंजमेंट होगा, और वो रीअरेंज्ड जो कार्बोकैटायन है वो बेंजीन रिंग पर आक्रमण करेंगे, न कि सबसे पहले बनने वाला प्राइमरी कार्बोनियम आयन। जैसे कि आप इस वाले अल्काइल हैलाइड में देख रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराया गया, तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनना होता है, लेकिन ये बनते ही क्योंकि अनस्टेबल है और प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और यहाँ जो कार्बन है उससे ये जो कार्बन है उसके ऊपर CH3 ग्रुप है, वो इस कार्बन से इस कार्बन में शिफ्ट हो जाता है,
यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि CH2 के साथ ये CH3 जुड़ गया, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक CH3 की कमी आ गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है और ये टर्शरी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो गया है। यहाँ पर भी पुनर्विन्यासित हो जाएगा, तो ये जो रीअरेंजमेंट हमने यहाँ लिखा था या यहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये जो है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, रीअरेंज होकर ये टर्शरी कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो गया। तो ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन यहाँ बने हैं, चाहे ये बना हो, चाहे ये बना हो, चाहे ये बना हो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इनसे रीअरेंज होकर जो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहे हैं या फिर टर्शरी कार्बोनियम आयन बन रहे हैं, ये जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो उसका मतलब ये है, कमी ये है कि एन एल्काइल हैलाइड्स अगर लंबे चेन का हम लेते हैं तो हम ये उम्मीद करें कि ये लंबा चेन जाके बेंजीन रिंग से सीधा सीधा जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये काम नहीं होता है, या इसमें जो पुनर्विन्यास हो जाता है उस चेन का, और जो सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बन सकता है वो बनता है, और वही जाकर बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। तो ये है इसकी दूसरी कमी। तीसरी कमी ये है कि जो एराइल हैलाइड्स हैं, हमने लिया है RXRCl, इनके द्वारा हमने एल्काइलेशन बेंजीन रिंग का करवाया है। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप की जगह अगर एराइल ग्रुप हो तो एराइल हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड, उसके द्वारा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस लुईस एसिड उत्प्रेरक के द्वारा, एनहाइड्रस यानी निर्जलीय लुईस एसिड कैटलिस्ट के द्वारा विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के साथ कोई इनका रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए कार्बोनियम आयन या इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना इनके कॉम्बिनेशन से नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग है ये एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड के साथ कैटलिस्ट की, लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में कोई रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ये इन दोनों के साथ मिलकर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रदान नहीं करता, इसलिए। तो ये एक और कमी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। इसके अलावा जो चौथी कमी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो यदि बेंजीन रिंग में स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो अगर बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है, तो फिर रेट ऑफ द रिएक्शन, जो अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है, और पॉली एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यानी एक से अधिक जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में जुड़ जाते हैं यदि बेंजीन रिंग में, यहाँ एक चीज़ गलत लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टॉप बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉज पॉलीएल्काइल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो कम कर देगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी अगर बेंजीन रिंग में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हैं, तो वो गति फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जो गति है, रेट है, उसको बढ़ा देंगे और पॉली एल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देंगे, जो कि हमने शुरुआत में देख लिया था इसका एग्जाम्पल। यही वजह है कि नाइट्रो एल्डिहाइड या एस्टर सैनो इस तरह के जो ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हैं, और इनकी प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या तो स्टॉप हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है, या धीमी गति से होता है। इसी प्रकार से ये जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो कि प्लस आर प्रभाव यानी रेजोनेंस के द्वारा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से अगर इस तरह के ग्रुप्स उपस्थित हों, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, उसमें अगर OH ग्रुप हो, तो जो एल्काइलेशन की जो गति है वो बढ़ जाती है, यानी एल्काइल ग्रुप आसानी से
जुड़ जाता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और ऐसे इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है आसानी से, क्योंकि जो ऑर्थो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है, और जो कार्बोनियम आयन फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में बनता है वो आसानी से अधिक इलेक्ट्रॉन की ओर और ज़्यादा आसानी से आकर्षित होता है, और रेट ऑफ द रिएक्शन की गति बढ़ जाएगी, और सब्स्टिट्यूशन भी मोनो सब्स्टिट्यूशन न रहकर एक से अधिक ग्रुप आसानी से जुड़ जाएंगे। अगर ये सारी प्रॉब्लम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन में, तो बेंजीन का एल्काइलेशन कैसे किया जाए? तो बेंजीन का जो एल्काइलेशन है लुईस एसिड कैटलिस्ट के बगैर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एल्कीन है, और इसका प्रोटोनेशन अगर किया है किसी प्रोटिक एसिड के द्वारा, तो ये देखें ये इस प्रकार का मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना, जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर आक्रमण कर सकता है और एल्काइल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्रदान कर सकता है। इसके अलावा देखिए, ये देखिए हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, इसका भी प्रोटोनेशन किया है एसिड की उपस्थिति में। तो ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन उसके साथ जुड़ा, तो OH2 इस तरह से मध्यवर्ती बना है। OH2 में से वाटर आसानी से निकल जाता है, और जिसकी वजह से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ने ही कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही मध्यवर्ती यानी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बने हैं, ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे कि इससे पहले हमने देखा है, ये R की जगह ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो ये उसी प्रकार से जो है इस पर आक्रमण कर सकते हैं, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल्काइल ग्रुप के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बॉन्ड बनाकर इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन में हो सकती है, एल्काइलेशन बेंजीन का इसमें हो सकता है। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जो कि एसिड का इस्तेमाल अगर हमने अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के ऊपर या फिर अल्कोहल के ऊपर किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं, वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करके और एल्काइल बेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्रदान कर सकते हैं, जिसमें कि लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन का ऑल्टरनेटिव है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी अगर उसमें इतनी कमियां हैं और मोनो सब्स्टिट्यूटेड एकल प्रतिस्थापित एल्काइल बेंजीन प्राप्त करने में कठिनाई आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के द्वारा, तो हम इन रिएक्शंस के द्वारा भी बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन कर सकते हैं। तो जो क्या कहते हैं, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एग्ज़ामिनेशन में जो चीज़ आती है, एक तो ये जो स्लाइड आपने देखी इसमें से आती है, और इसके अलावा जो अक्सर पूछा जाता है, यहाँ ये जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़ी श्रृंखला दे दी गई और पूछा गया कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के साथ उत्पाद लिखो, तो आप हमेशा रीअरेंज हुआ जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे होम एग्जामिनेशन अपने यूनिवर्सिटी का हो। इसके अलावा इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जहाँ पर कि आपको लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन के आप नोट्स बनाइए। एसाइलेशन का जो है वीडियो इसके बाद में बना के देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो का मटेरियल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।